नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। प्रदेश की बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने और हरियाणा दिवस के मौके पर सूबे के मुखिया मनोहर लाल आज मीडिया के सामने आए तो एक के बाद एक 11 तोहफों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री आज पूरी कैबिनेट के साथ मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री की ओर से योजनाओं को लेकर प्रस्तुत किए गए रोड मैप से पता चलता है कि सरकार का फोकस गांवों के विकास की ओर है। साथ ही भ्रष्टाचार पर चोट और प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को भरोसे में लेना भी एक मकसद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चल रहे 611 सरकारी सेवाओं में से 556 को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है। इससे भ्रष्टाचार पर चोट होगी। गांव की दशा सुधारने के लिए एक नई योजना का जिक्र भी उन्होंने किया। प्रदेश में 7,000 से ज्यादा प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं और 6,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, तो हर अधिकारी को एक एक गांव गोद दिया जाएगा। इसे पंचायत संरक्षण योजना का नाम दिया गया है। ठेके पर भर्ती प्रक्रिया बंद करने के साथ ही कौशल रोजगार निगम के जरिए अब अनुबंध किए गए कर्मचारियों की भर्ती होगी। जमीनों की रजिस्ट्री तहसील कार्यालय के साथ साथ एसडीएम कार्यालय और सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में भी करवाने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे निचले स्तर पर भ्रष्टाचार और लोगों को आने वाली दिक्कतें खत्म हो सकेंगी। आउटसोर्सिंग की नौकरी भी अब मेरिट पर मिलेंगी। इसके लिए कई मापदंड बनाए गए हैं, जिसमें सालाना आय और आर्थिक स्थिति देखी जाएगी। 42 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आउटसोर्सिंग की नौकरी नहीं दी जाएगी, यह मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे के 5500 से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तीनों कानून किसानों के पूरी तरह हक में है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 2 साल में वे 90 के 90 विधानसभा हलकों में जाएंगे और प्रदेश सरकार की ओर से किए गए लोक भलाई के कामों का ब्यौरा जनता के सामने रखेंगे। उधर दूसरी ओर विपक्ष सरकार के इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखता। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में सरकार की गलत नीतियों की वजह से हर एक वर्ग परेशान है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस भी 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पदयात्रा के जरिए लोगों के बीच जाएगी और इस यात्रा के दौरान ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाएगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार को युवा विरोधी सरकार करार दिया है। जी, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है 7 साल पूरे होने पर, तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार से हर वर्ग दुखी है। इसी पे आज चर्चा करेंगे कि कितना विकास हुआ है और विपक्ष क्यों सरकार के दावों को मानने से इनकार कर रहा है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और विजेंद्र रेणु साहब इंडियन नेशनल लोकदल से अभी हमारे साथ जुड़े हुए। राय सिंह जी कांग्रेस से जुड़ेंगे। जी, कांग्रेस से हमारे साथ राय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, राय सिंह जी, रेणु साहब, आप तीनों का स्वागत है। पहला सवाल राय सिंह जी आप ही से रहेगा मेरा। जब लगातार सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो क्यों विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है प्रदेश में? कि मैं आप मेरे को सुन पा रहे हैं डबास साहब? आवाज आ रही है आपकी। देखिए डबास साहब, जिस प्रकार भाजपा का ये आत्मबल 7 साल 60 के अनेक इतने प्रपंच राजनीतिक के अंदर कि उनका भटकाना चाहते हैं प्रदेशवासियों। कहाँ उपलब्धि है, किस बात की उपलब्धि है? किसान का एमएसपी देने की बड़े मुद्दों पर बात करना चाहता हूं कि किसान की बात की थी धान की फसल के लिए। किसी भी हरियाणा की मंडी में अगर एमएसपी पर कोई रेट का धान का मूल्य मिला तो चौहान साहब मुझे बता रहे, पर्ची दिखा रहे, मैं आज मानूंगा सरकार की उपलब्धि। और आधा भावांतर योजना लेकर आए मैंने कहा पर अरे बात किस प्रकार हरियाणा के अंदर फसलों के रेट क्या है, भावांतर के बाद में किसान हुआ है।
मजदूर सड़क पर है और रोजगार देने की बात करते हैं, आंकड़े नहीं मानते किसी भी सर्वे का। लेकिन सरकार के सर्वे खड़े हैं, आर्थिक आंकड़े हैं कि हरियाणा का युवा कहां भटक रहा है, इस प्रकार से अवस्था है, क्या हालात है, ये सब पता है। उसके बाद जो जिस मुख्यमंत्री ने हमने देखी कि जलेबी की तरह मिठास घोल प्रयास किया, इतने कौन है उसमें, इतने प्रकार के रखे गए हैं। और भी कह रहे हैं कि बिजली का जो ये व्यवस्था चलाई गई है, बिजली की जो व्यवस्था है वो कांग्रेस की देन है, तो कांग्रेस के साथ चलाई थी, उसी का एक समूह पर जो आगे बढ़ा है। कहां पर है तो ये बातें कर रहे हैं थानों की, महिलाओं के थानों की, वो नहीं नहीं, जो व्यवस्था जो सरकार की लगातार नीतियां होती है, पॉलिसियां होती हैं जो बढ़ाई जाती है, उसमें कोई नई बात नहीं होती है, उस बात को प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब, आपने तो तमाम उपलब्धियां गिनाई, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि कुछ योजनाएं तो उन्हीं की आप लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि चाहे एमएसपी है नहीं मिल रही है लोगों को, धान और बाजरे पे लोग किसान जो है वो भटक रहे हैं, बेरोजगारी अपने शीर्ष पे है, महंगाई अपने शीर्ष पे है, यूरिया की कमी की वजह से लोगों को थाने तक पहुंचना पड़ गया है। तमाम जो चीजें हैं वो गिनवाई जा रही है। प्रदीप भाई, कांग्रेस के एक प्रवक्ता अभी डिबेट में भ्रामक बातें कर रहे हैं। सुबह इनके राष्ट्रीय मीडिया टीम के मुखिया हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो सुबह सुबह देश दुनिया को गुमराह करने के लिए टेलीविजन पर और मीडिया के सामने आए थे। मैं वहां से शुरू करूंगा, फिर मैं राय सिंह जी की राय बहादुरी पर टिप्पणी करूंगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा की वर्तमान सरकार को युवा विरोधी सरकार कहा। जिस सरकार ने अपने कार्यकाल में रणदीप सिंह सुरजेवाला जिस सरकार के मंत्री थे, उस सरकार के से कम समय में, कम अवधि में उनसे ज्यादा नौकरी दी हो सरकारी क्षेत्र में, रणदीप सिंह सुरजेवाला को, उस सरकार को युवा विरोधी कहते हुए शर्म आनी चाहिए, कुछ तो लज्जा आनी चाहिए। जिस सरकार ने रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस की 10 साल की सरकार की तुलना में, जिसमें जातिवाद था, जिसमें क्षेत्रवाद था, जिसमें झोला थैला चलता था, पर्ची चलती थी, खर्ची चलती थी, जिस सरकार ने झोला थैला, सिफारिश, जाति, जिला, क्षेत्रवाद, इस सबको दरकिनार करके मेरिट पर नौकरी देना हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों के लिए सुनिश्चित किया हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला अगर उस सरकार को युवा विरोधी कहते हैं तो इससे साफ होता है कि वे किसके पक्ष में हैं। वे चोरी के पक्ष में हैं, गोट धंधे के पक्ष में हैं, क्षेत्रवाद के पक्ष में हैं, जातिवाद के पक्ष में हैं, और केवल मेरिट के पक्ष में नहीं है, युवा के पक्ष में नहीं है। शब्द कुछ भी कहे, प्रयोग करें, जुमले कुछ भी उछालें, हमारा व्यवहार, हमारा किया हुआ काम स्वयं बोलता है और हरियाणा के नौजवान की जुबान पर चढ़कर बोल रहा है। हरियाणा के कोचिंग सेंटरों में कोचिंग लेने वाले नौजवान नवयुवतियों की भीड़ इस सरकार में मेरिट के बोलबाले के प्रति आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन प्रमाण तो वो भी है ना जो आंकड़े आते हैं वीरेंद्र चौहान साहब, प्रमाण तो वो भी है ना जो आंकड़े आते हैं, जो हरियाणा नंबर 1 दिखता है उसमें बेरोजगारी में, वो भी तो आंकड़े आते ही है ना, जिनको आप नकार देते हैं। आप बताते हैं कि ये कांग्रेस के आंकड़े हैं। जी जी बिल्कुल, मैं क्योंकि देखिए नकारा किसको जाएगा, जो आंकड़ा राहुल गांधी के 35,000 करोड़ की तरह हो, जो उनकी हर पल बदलने वाली रफाल की कीमत की तरह हो, जो इन्हीं की नहीं, वही आंकड़े जब आपकी बीजेपी सरकार के दूसरे स्टेट्स के लिए आते हैं जिसमें बेरोजगारी की दर 1% या 2% होती है, वो वहां वो स्वीकार्य होते हैं, यहाँ पे यह स्वीकार नहीं है। प्रदीप भाई देखिए वीरेंद्र चौहान साहब, प्रदीप भाई मतलब आप कहना चाह रहे हैं सब चंगा सी, किसान भी खुशहाल है, युवा भी। जी बोलिए। आप मुझे केवल उत्तर दे देने दीजिए। आपने प्रश्न उठा दिया, मेरे विरोधी ने भी उठाया था। मैं ये कह रहा हूं कि हमने इनसे ज्यादा नौकरी दी, ईमानदारी से थी, पारदर्शिता से थी, तो हम हरियाणा के पक्षधर सरकार चला रहे हैं, हम युवा के पक्ष की सरकार चला रहे हैं। हरियाणा में इनकी सरकार थी, इनके और हमारे व्यवहार का मूल्यांकन करनी चाहिए।
राय बहादुर राय सिंह जी की सरकार ने कभी बाजरा समर्थन मूल्य पर आधा ग्राम 1 किलो नहीं खरीदा। हमने 11 फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदना शुरू की। बाजरे में एक दिक्कत आई तो हमने ऐसी नीति बनाई जिसमें किसान का फायदा, ये कहीं घाटा नहीं है। हमने रेणु साहब, जो रेणु साहब, सब बढ़िया है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में सब बढ़िया है, हर वर्ग खुशहाल है। एक वाक्य प्रदीप भाई, एक वाक्य जी बोलिए बोलिए। प्रदीप भाई अनुमति दीजिए मुझे। को हरियाणा देश की और आने वाली दीपावली की बहुत कांग्रेस राजस्थान में बाजरा नहीं खरीदती, जो हरियाणा में जिसने खरीदा नहीं था वो प्रदीप जी, वीरेंद्र जी को एक बार टाइम मैं बताऊं इनको कितना इन्होंने विकास किया है। हरियाणा प्रदेश में आज जितनी समस्याएं खड़ी हुई, मैं बड़े हैरानी से ये बात कहता हूं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी प्रेस वार्ता में अपने मुंह मियां मिट्टू बनने की बात की है। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि जो प्रदेश हरियाणा, जो प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में आज विकास के मामले में 14वें नंबर पर चला गया हो, ये नीति आयोग का रिकॉर्ड है, सरकारी आंकड़ा है, विकास के मामले में 14वें नंबर पर जा चुका हरियाणा प्रदेश, और वो विकास की बातें करते हैं। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट के मामले में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर बेरोजगारी के पायदान पर हरियाणा प्रदेश खड़ा है। शिक्षा का, जो कि जीवन का एक सबसे बड़ा आधार होता है, शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश का बहुत ही बैक पर गया हुआ है। दूसरी जो सबसे जरूरत की चीज होती है, स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य का हाल आज भी ने कोरोना काल में देख लिया, और अभी गिने चुने डेंगू के केस आने शुरू हुए हैं, उसमें भी सरकार और हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हमारे पास बेडों की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है। क्राइम की अगर मैं बात करूं तो सरकारी रिकॉर्ड NCRP के रिकॉर्ड के अनुसार हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में क्राइम में 3रे नंबर पर, दिल्ली और केरला को छोड़कर के। ये सरकारी आंकड़े हैं, कोई मेरे बनाए हुए आंकड़े नहीं है। तो इसके बाद प्रदेश जी मैं तो बताना चाहूंगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 71% पर हरियाणा खड़ा होता था, आज नीति आयोग के अनुसार वो 59 पर चला गया है। स्वच्छता के मामले में हरियाणा प्रदेश छूट चुका है। इस हिसाब से ये कहते हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम SYL का पानी ला करके लेकर के आएंगे। वो कब लेकर के आएंगे? सेक्टर में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। अगर इनकी नीति और साफ होती तो SYL के ऊपर एक्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट का भाषा ले उसको टालने की बात। दूसरी बात, वीरेंद्र चौहान साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीरेंद्र चौहान साहब, रेणु साहब ने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं। बेरोजगारी का मसला उठाया है इन्होंने कहा अगर किसान खुशहाल नहीं है, युवा खुशहाल नहीं है, खुश नहीं है, फिर ये तरक्की के जो आंकड़े दिए गए हैं, ये विपक्ष पूछ रहा है कि ये कागजों में तरक्की है क्या, खुशहाली? प्रदीप भाई मुझे उत्तर दे दीजिएगा एक बात, वो दिन संसार में कभी नहीं आएगा जिस दिन रेड्डू साहब और राय बहादुर राय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की मनोहर जी के नेतृत्व वाली सरकार के किए गए श्रेष्ठ कार्यों को श्रेष्ठ कह देंगे। अगर ये मान लेंगे, कह देंगे, तो इनकी दुकानदारी राजनीति की बंद हो जाएगी। इस तथ्य को कृपा करके मैं आंकड़ों पर बात करूंगा। मेरी बारी में हरियाणा विकास के मामले में मेरी बारी में रुक जाओ। देखो प्रदीप जी को रोक लीजिए, मैं इनकी बारे में आपकी सरकार के द्वारा दिया गया रिकॉर्ड है, हमने नहीं बनाया। मुझे कहले तो लेने दीजिए, मेरी तो कह लेने दीजिए प्रभु। आप अपनी कहते ही रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, मुझे मेरा सत्य कह लेने दीजिए। शिक्षा के मामले में कहा रेड्डी जी ने कि एक मिनट महादेव रुकिए। शिक्षा के मामले में इन्होंने कहा कि हम पीछे चले गए। जब हम सत्ता में आए थे 2014 में, प्रदीप भाई 105 कॉलेज थे कुल। उस समय तक की 7 दशक की सरकारें वो 105 सरकारी कॉलेज बना पाई थी। आज 172 कॉलेज हैं। लड़कियों के कॉलेज हर 20 किलोमीटर के दायरे में बनाने का हमने पुरजोर प्रयास किया और उस स्थिति को प्राप्त करने में हम लगभग कामयाब हो गए हैं। हरियाणा के जब हम सत्ता में आए तो 7 मेडिकल कॉलेज थे, आज 13 हैं। वीरेंद्र चौहान जी, स्वास्थ्य में वीरेंद्र चौहान जी, भवन खड़े कर देने से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मैं नहीं जानता हूं। अच्छी बात है, कम से कम बिल्डिंग तो मिलेगी, स्टूडेंट आएंगे, लेकिन ये भी तो एक सत्य है कि 20,000 के आसपास शिक्षकों के पद खाली है स्कूलों में प्रदेश के।
सुनिए ना प्रदीप जी, जी, सुनिए बोलिए। प्रदीप जी, सुनिए। बोलिए। जो खाली हैं आवश्यकता के अनुसार हम गति से उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, हमने भरे भी हैं, भरेंगे भी। जो काम हो गया है, आज मजा आ जाएगा अगर आप राय सिंह जी और रेड्डू जी की राय मिलवा दीजिए इस बात पर। जब हम सत्ता में 2014 में आए थे, हरियाणा की जनता का हमको आशीर्वाद मिला था मनोहर जी के नेतृत्व में। उस समय हरियाणा में संभवतः एक भी गांव ऐसा नहीं था, शहर तो थे जहां 24 घंटे बिजली रहती थी, रोशनी रहती थी, उजाला रहता था, लेकिन एक भी गांव कोई दावा करने की स्थिति में नहीं था कि 24 घंटे बिजली आती है। हरियाणा के 5500 से अच्छा, गांव से एक सवाल और है, बिजली की आपूर्ति। चौहान साहब सुनिए, ठीक है, आपके दावे हैं, बिजली की आपूर्ति के दावे पहले भी करते रहे हैं आप, अलग बात है। सुनिए, आप एक बात का जवाब दीजिए, आज एक सार्थक बहस हो जाए। बिजली का जो कर रहे हैं वो ठीक है, आप अब अधिकारियों की ड्यूटियां लगा रहे हैं, उनको पंचायत संरक्षक बनाकर उनको गांव के विकास और उसके डेवलपमेंट का जिम्मा आप दे रहे हैं। यही जिम्मा तो सांसदों और विधायकों को भी दिया गया था जब उन्होंने गांव गोद लिए थे, और जो हालत गांव की उनके गोद लेने के बाद हुई, तो आपके तो विधायक और सांसद सब फेल हो गए, फिर आपको अधिकारियों के पास आना पड़ा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहले बिजली वाली बात पर मुझे राय सिंह जी और रेड्डू जी से हाँ करवा दीजिए कि इन्हें हरियाणा तो उनको लेकर तो आप ही खुद ही बोल चुके कि ये हानिकारक उजाला, आप इस बात का भी जवाब दे दीजिए पंचायत को लेकर। उजाला जी, मैं उत्तर दूंगा जी। हरियाणा के 5500 गांवों में 24 घंटे का उजाला हुआ है, ये भी अगर ये मान लें तो मैं मान लूंगा कि ये सब साफ खड़े होने वाले लोग हैं। हरियाणा के गांवों के हरियाणा बेरोजगारी में आज नंबर 1 पर है। एक मिनट, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना, आप जल्दी से। चौहान साहब, आधे घंटे का ही समय होता है, मेरे पास ज्यादा टाइम होता नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं प्रदीप जी, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। सांसदों विधायकों को बतौर सांसद विधायक एक आध गांव अपने क्षेत्र में गोद लेकर उस पर फोकस करने के लिए कहा गया था। वो काम आज भी जारी है, उसके कारण उन गांवों की स्थिति में सुधार हुआ है। सब में नहीं हुआ होगा, ऐसे कुछ आंकड़े आपके पास होंगे तो मुझे उनको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सरकार के अधिकारी वो एक एक गांव पर विशेष रूप से ध्यान देना शुरू करें। इसमें नकारात्मक बात क्या है? ये एक सकारात्मक पहल है। सवाल तो ये था कि आपके सांसद विधायकों के पास जो गांव थे उनका हाल तो आज भी खराब ही है ना, राय सिंह जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां भी सुधार हुआ है, वहां सब कुछ खराब हो गया वो ऐसा नहीं है। जान लेते हैं आप बिजली वाली बात, राय सिंह जी से जान लेते हैं। 5500 गाँव में 24 घंटे बिजली का दावा है और वो कह रहे हैं कि कम से कम इस पे तो आप हाँ भरिए, इस पे तो आप सहमति जताइए। राय सिंह जी उनका कहना है कि 5500 गाँव में 24 घंटे बिजली दे रही है सरकार, इस पे तो कम से कम आप सहमति जताइए। पहले चौहान जी को जी आपका जो प्रवचन है, जो आपको गया सब सुन लिया है। इस समय सैकड़ों जो है वो पर्चे आंकड़ों के साथ विज्ञापन जहाँ तक मेरे मित्र ने 2 बातें रखी है। पहले तो उन्होंने कहा कि विधालय और शिक्षा और महाविद्यालय की बात की, ये केवल कागजों में है, हमने खुद विद्यालय में जाकर देखा है। ये प्रवचन नहीं, ये सत्य है, ये आंकड़े हैं जो आपको जिनका सामना नहीं कर सकते, आप खड़े नहीं रह सकते। नहीं, सवाल तो ये है ना राय सिंह जी, सवाल सुनिए, सवाल इनका ये है कि 5500 गाँव में सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है ना, आप उससे सहमत है या नहीं है? लोगों को 15 लाख भी दिए, 2 करोड़ रोजगार भी दिया, शासन किया और विश्व बैंक से धन भी लेकर आए। देखिए कितने फर्जी लोग हैं, इनका बिल्कुल सिर्फ सरल सी बात की है, जो हमने देख लिया वो मान लिया आपने, क्या जो हम दे चुके वो मान रहे हैं आप। अगर अपने गांव में 24 घंटे की बात करते हैं, ईमानदारी की राजनीति तो मान लीजिए। चलिए मैं इनेलो से पूछ लेता हूँ, रेणु साहब। करो चौहान साहब,
अरे कहीं तो 5500 गाँव में बिजली देने का दावा किया जा रहा है, 24 घंटे बिजली मिल रही है 5500 गाँव में। के खिलाफ बोलते हो। हाँ देखिए देखिए बिजली के साथ तो विकास अपने आप जुड़ जाता है रेणु साहब, अगर मिल रही है तो विकास निश्चित तौर पे उन गाँव में हो रहा है या होता रहेगा। मैं शाबाशी देना चाहूंगा प्रोफेसर सुरेंद्र जी, आपकी ये बात है। प्रोफेसर सुरेंद्र जी, मैं आपको शाबाशी देना चाहूंगा, आप एक पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हैं, आप गलत को सही बनाने की महारत आपको हासिल है, अच्छी बात है। आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है, स्वयं स्वीकार किया है कि गुड़गांवा और फरीदाबाद में लोगों से पैसे लेकर हम आपके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हमने अच्छे काम किए हैं। अब गांव में कहा से बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में और बिल्डर्स जब कनेक्शन नहीं दिलवा पा रहे तो सरकार कहती है कि जो मालिक पैसा दे हम उनको कनेक्शन दिलवा लेंगे और बाद में उनको रिफंड करवाने का काम करेंगे। आपने तार को जोड़ आज गांव की बात कर लें, कहाँ है गांव की बात कर लें, हरियाणा दिवस है आज, तो कम से कम सत्य का प्रवचन कीजिए। हरियाणा दिवस है आज के दिन, हमारे हरियाणा का निर्माण हुआ। और दूसरी बात, गांव बिजली का हक नहीं था क्या आपके राज में? आप गांव को शहर के बराबर हक के पक्ष में नहीं थे? पार्टी का अच्छा पक्ष अगर होते लेकिन वीरेंद्र चौहान साहब, कांग्रेस ने तो कह दिया है ना कि पदयात्रा निकालेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि सरकार की ओर से जो तथ्य रखे गए हैं वो सत्य नहीं है। 5500 गांवों में बिजली पहुंचना ये सत्य और तथ्य है। 80,000 से अधिक नौजवानों को मेरिट पर नौकरी देना ये सत्य है। 500 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी के साथ देना ये सत्य है। रजिस्ट्रियों में बेईमानी रोकना ये सत्य है। मेरिट का बोलबाला ये सत्य है। मैदान में आ जाए, ये मैदान में आए ना, इनके पदयात्रा का पहल करने वाले चल जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है, ये सवाल जब से ये समाचारों में आया है, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब, एक समाचारों में जब से ये आया कि एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट जो है वो रजिस्ट्रियां कर सकेंगे, वहां भी हो सकेगी, ये पब्लिक के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अंदर खाने जिस तरह का एक माहौल और जो विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि तहसीलों में भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया था और 7 साल में जिस तरह भ्रष्टाचार बढ़ा है ना, वो बेकाबू हो चुका था, आप लोग उस पर काबू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जी। अच्छा, अगर ये कर्मचारी और अधिकारी सबको भ्रष्ट मानते हैं तो जो अगर तहसीलदार या उप तहसीलदार भ्रष्ट है तो फिर सीटीएम और एसडीएम भी भ्रष्ट हो सकते हैं। हमने तहसीलों में भ्रष्टाचार को शून्य के करीब लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि हमने रजिस्ट्रियों के संबंध में, जमीन के हस्तांतरण के संबंध में नई व्यवस्थाएं करी। अब किसी भी एवेन्यू स्टेट में कोई किसान अदला बदली अगर अपनी करेगा तो उसको स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, तो इसके कारण अदला बदलियां होंगी, रजिस्ट्रियों का काम बढ़ेगा। रजिस्ट्रियां जब केवल तहसील में होती थी तो काम का बोझ उनके पास रहता था। हमने लोगों की सुविधा के लिए अधिक अधिकारियों को पूरे प्रदेश में जन सेवा में लगा दिया। इनको पूरे प्रदेश में लोगों की जन सेवा में अधिक अधिकारियों को जन सेवा में। राय सिंह जी, इस पे एक राय दीजिए, उसके बाद फिर वाइंड अप की तरफ चलेंगे। ये आज देखिए जहां भ्रष्टाचार क्या बिजली का कोई नया प्लांट बनाया जहां से उत्पादन की बात हो। तो रही बात अधिकारियों की, इनका काम अधिकारियों को केवल ये होता है, निर्देश होता है कि किस प्रकार हरियाणा को विभिन्न तरीकों से लूटा जाए और लूट कर इनकी जेब भरी जाए। गठबंधन की जो सरकार है वो प्रदेश किसी लुटेरे अधिकारी के खिलाफ प्रमाण करके आना, आपसे शिकायत दिलवाएंगे, जांच करेंगे और उसको कानून के हिसाब से टांगेंगे। टेलीविजन पे आके कुछ भी आई बाई बोलने से काम नहीं चलता। प्रमाण के साथ सामने आइए, किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे आप रिश्तेदारों के। ठीक है। आज की इस चर्चा को राय सिंह जी सुनिए, मैं आपके पास भी आऊंगा, चौहान साहब आपके पास भी आऊंगा, नायडू साहब आपके पास भी आऊंगा। 20-20 सेकंड है सिर्फ आज की इस चर्चा को, एक क्योंकि हरियाणा दिवस है, हरियाणा तरक्की करे इसमें, क्योंकि कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल, भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है ही, अब तीनों दलों की सरकारें रही हैं। हरियाणा किस तरह से और तरक्की करे
इसमें आप तीनों पार्टियों के प्रवक्ता हैं, मौजूद लोग हैं, क्या क्या सुझाव आपके हो सकते हैं? 20 सेकंड में 3-3 सुझाव आपकी ओर से, कोई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं, सिर्फ इतना कि हम और क्या करें ताकि हमारा हरियाणा आगे बढ़ता रहे। रेणु साहब, शुरुआत आपसे। कि हाँ प्रदीप जी, मैं चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो रजिस्ट्रियों का डिसेंट्रलाइजेशन करने का काम किया है, इसके ऊपर सच्ची नीयत से अगर भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाई जाए तो इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार को रोकना बहुत जरूरी होगा। और दूसरी बात, जो कभी इनेलो की सरकार ने कूड़े दरबारों का काम किया था, आज इस सरकार ने उसको एक छोटी सी खिड़की के रूप में बदलने का काम किया। वहां की शिकायतें या वहां लोग पहुंचते नहीं और बड़े दरबार से छोटी खिड़की बनाने का काम किया। दो सुझाव रेणु साहब की ओर से दिए गए हैं। एक, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए और प्रयास किया जाए। दूसरा, लोगों की शिकायतें अच्छे से सुनी जाए ताकि निवारण हो सके। कांग्रेस की ओर से 2 सुझाव। देखिए, सबसे पहले तो हम अपील करेंगे कि हरियाणा प्रदेश का जो भाईचारा है, जो प्रेम एकता है, जो जाति धर्म भाषा में लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए। दूसरा, जो हमारे युवा हैं जिनके लिए रोजगार की बात करते थे, और किसान मजदूर जो सड़क पर हैं, कम से कम उनका हल हो, उनका समाधान हो, उनको मूल्य मिले और प्रदेश का प्रत्येक वर्ग तरक्की करे और समाज आगे बढ़े। हम उम्मीद करते हैं। चौहान साहब, दोनों पार्टियों की ओर से काफी सार्थक सुझाव दिए गए हैं। जी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक हरियाणा वासी के लिए एक बात, 3 सुझाव दूंगा साहब। एक, हरियाणा में अपने जन्म से लेकर आज तक जब भी जो चुनौतियां आई उसको बड़े सकारात्मक भाव से उसका क्रांति हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे नीली क्रांति हो, हर क्रांति में अपनी भूमिका अदा की है। अब एक नई क्रांति केंद्र की सरकार लाना चाहती है और वो है किसान को केवल छोट जोत वाला दबा कुचला सा किसान नहीं रहने देना है। किसान को एफपीओज बनाकर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बना के उसे प्रोड्यूसर बनना है, उसको कारोबार में भी जाना है। खेती के नए अंदाज को हरियाणा का किसान हिम्मत के साथ बनाए। इसमें दूसरा जुड़ा हुआ है। हमने जैसे पहले बदलावों को पहले स्वीकार किया है, इन बदलावों को स्वीकार करते समय नकारात्मक बातें फैलाने वालों को नकारते हुए सकारात्मक भाव से हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ हरियाणा के गांव का किसान वो कारोबारी बनने की तरफ बढ़े, ये मेरा दूसरा सुझाव है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसानों की तरक्की के लिए उनको किसानी के साथ साथ कारोबार में भी आगे लेके आना पड़ेगा। उनके प्रोडक्ट्स को, उनके उपजाए हुए अनाज को प्रोडक्ट के तौर पे पेश किया जाना चाहिए ताकि किसान तरक्की कर सके। इंडियन नेशनल लोकदल का कहना है कि भ्रष्टाचार दूर हो। कांग्रेस कहती है कि जाति और धर्म और क्षेत्रवाद खत्म हो, तभी हमारा हरियाणा तरक्की कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।